हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी यूनिट 1 में हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कैसे डिजाइन करते हैं कोई भी पॉलिसी सिक्योरिटी पर्पस से। तो पहला पॉइंट है हमारा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी एक तरह का प्रोटेक्शन है जो हमें हमारे सिस्टम को थेफ्ट डैमेज होने से बचाता है। थेफ्ट कहने का मतलब है कि कोई डेटा हमारा है, कोई फोटो वीडियोस है जो हम किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को नहीं देना चाहते हैं, हम उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हमें उन अथॉराइज्ड एक्सेस से हमारे फोटो को थेफ्ट होने से, डैमेज होने से बचाता है। और पॉलिसीज की बात करें कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एक पॉलिसी डिजाइन करेंगे सिक्योरिटी के लिए, तो पहला हम कंसीडर करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कहने का मतलब है कि हम सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही उसके डेटा का, रिसोर्सेज का एक्सेस देंगे। सेकेंड है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहने का मतलब है कि अगर आपका ये सिस्टम है तो इसमें कुछ डेटा होगा, तो ये डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइल है, मान लेते हैं इसमें एक फाइल है ABC। तो ये जो फाइल है तो इसकी इंटीग्रिटी तब बनी रहेगी अगर ये फाइल ABC है, अगर हम इसे दोबारा ओपन करें ये ABC ही रहे, मतलब कि इसके अंदर कोई छेड़खानी ना हुई हो। तो इंटीग्रिटी कहने का मतलब है कि जो फाइल, जो डेटा हमने सिस्टम में स्टोर किया है उसमें कोई छेड़खानी ना हो, वो एज इट इज हो। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो अवेलेबिलिटी की बात कहने का मतलब है जैसे कि मान लेते हैं ये आपका किसी बैंक का ATM है। तो जब आप यहाँ पैसे निकालने जाते हैं तो आपने कभी सुना होगा, मतलब आपके साथ हुआ होगा कि कभी इसमें पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप पैसे वहां से निकाल नहीं पाते हैं। बट कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर ये आपका सिस्टम है और आपने यहाँ कुछ डेटा स्टोर किया है तो वो डेटा हमेशा 24/7 आपके लिए अवेलेबल होता है। तो ये हो गई अवेलेबिलिटी। अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि हम किसी भी, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका विंडोज है, तो जब आप यहाँ लॉगिन करते होंगे इसके पेज पे या इसके किसी भी ऐप पे, जब इसे ओपन करते होंगे तो वहाँ एक पासवर्ड आता होगा। तो ये हो गई ऑथेंटिकेशन, जिससे मतलब वो ऑथराइज कर रहा है कंप्यूटर कि आप ही ऑथराइज पर्सन हैं, कि आपको ही उसका पासवर्ड मालूम है। तो ये हो गई हमारी चार चीजें जो कि एक पॉलिसी डिसाइड करती है कि कोई भी सिस्टम सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम नीड टू बी सिक्योर। तो हमें कंप्यूटर सिस्टम के कौन से कंपोनेंट को सिक्योर रखने चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर कहने से मतलब है हमारी मेमोरी, हार्ड डिस्क, जो भी हार्ड डिस्क है हमारी, जो भी SSD है हमारी, जो भी हमारा मान लेते हैं पेन ड्राइव, ये सब हार्ड डिस्क पे आते हैं। अगर हम फर्मवायर की बात करें तो फर्मवायर अगर आप अगर इसे आपने कभी अपने सिस्टम को ओपन किया होगा या जैसे कि उसके अंदर अगर आपने बैटरी वगैरह एक्सचेंज किया होगा तो आपके कंप्यूटर में आपको ये चीज़, ये प्लेट दिखने को नजर आई होगी। तो ये हमारा होता है फर्मवायर। ये एक तरह से मेमोरी में इनबिल्ट होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे PC वगैरह आते हैं जिसमें जो रैम होता है वो इनबिल्ट होता है, आप उसे एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो वो यही चीज़ है, जो इसे ही कहते हैं फर्म वायर। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहने से मतलब है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ब्राउज़र। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे तो एंड्रॉयड में एंड्रॉयड 30, 12, 11, 40 ऐसे बहुत सारे वर्जन आते हैं। तो ये क्या है, ये इसके OS हैं।
और ये ओएस ही एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द गोल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम। तो उसके तो अगर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के गोल की बात करें तो यहाँ तीन चीजें आती हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी अभी आपको मैंने ऊपर बताया, जहाँ पे हम पॉलिसी डिजाइन कर रहे थे किसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को हम सीक्रेट रखते हैं, मतलब कि जो डेटा है वो प्राइवेट रहता है, सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उसे एक्सेस कर पाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। हमारे डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, जो डेटा हमने स्टोर किया वो ऐसा ही है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो जब हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, जब हमारी इंफॉर्मेशन की, तो सिस्टम हमें वो प्रोवाइड करेगा 24/7। ये हो गई हमारी अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम रिलेटेड विद कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला है हमारा फिशिंग। फिशिंग में होता क्या है कि जनरली हमें ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कोई एक मेल आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जीमेल के स्पैम फ़ोल्डर में बहुत सारे मेल आते होंगे। तो ये स्पैम ये होता है कि जैसे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं ये अनऑथराइज यानी हैकिंग वगैरह का काम करती है। तो वो क्या करती है कि एक फाइल सबके सिस्टम पे, जिसमें जिसमें जैसे आप क्लिक करेंगे उस फाइल को, तो आपका लोकेशन, आपकी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को चली जाती है। तो वो होता है फिशिंग। और ये चीज़ें एक बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। यहाँ बहुत सारी फाइलें एक ही साथ भेजी जाती हैं, जिससे जो हमारा जीमेल होता है वो उसे स्पैम फ़ोल्डर में डाल देता है। अगर विशिंग की बात करें तो ये हमारा वॉइस फिशिंग होता है, जहाँ पे आपको कॉल वगैरह से आपके साथ आपके डेटा को, आपकी लोकेशन को जानने की कोशिश की जाती है। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने कॉल किया और उसके बैंक बैलेंस से पैसे कट जाते हैं, वो चीज़ ये होती है विशिंग। अगर इस मिसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल जो टेक्स्ट एसएमएस होते हैं, जो कि हमारे फ़ोन्स में आते हैं, तो आजकल गूगल, अगर हम गूगल एसएमएस की बात करें तो वहाँ भी आजकल स्पैम फ़ोल्डर होता है, जो मैसेज गूगल को फिशिंग में रखते हैं, तो वो उसे स्पैम फ़ोल्डर में डाल देता है। अगर हम फ़ॉर्मिंग की बात करें तो ये एक तरह का हमारा साइबर अटैक होता है, जो कि अगर जैसे कि हमने मान लेते हैं, अगर हम कोई, अगर आपने मूवी वगैरह डाउनलोड किया होगा, तो वहाँ पे ये होता है, जो वेबसाइट है, जो मतलब जो मूवीज़ वगैरह पायरेटेड मूवी को अपने वेबसाइट पे स्टोर कर लेती हैं, जैसे जो ओटीटी वाली होती हैं, तो आप जब उसे डाउनलोड करने जाते होंगे तो तुरंत एक अनदर वेबसाइट खुल जाती होगी, ना कि उसकी डाउनलोड वाली वेबसाइट खुल रही होती है। तो ये होता है फिशिंग। आप जिस वेबसाइट को मतलब क्लिक करते हैं, आप उस वेबसाइट पर ना जाकर आप दूसरे वेबसाइट पर पहुंच रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मिंग। अगर वल्नरेबिलिटी की बात करें तो वल्नरेबिलिटी हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर मिस्टेक होता है, जो कि एक बहुत बुरा परफॉर्मेंस, बहुत बुरा एक्ट देता है हमारे सिस्टम पे। ये एक तरह की कमी होती है जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन कर रहे होते हैं। आपने अगर देखा होगा, अभी फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के साथ एक वल्नरेबिलिटी आ गई थी। किसी डेवलपर ने उसमें कुछ अ, एक पॉइंटर होती है, पॉइंटर एक तरह का कर्नल स्पेस होता है, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा खतरनाक होता है किसी हैकर के लिए। वो इस पॉइंटर का यूज करके अपनी जो भी फाइल होती है, ट्रोजन फाइल जो भी होती है, उसको उसमें डाल देता है। तो ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी होती है। वल्नरेबिलिटी कहने का मतलब है मिस्टेक, गलती। एक्सपोजर की बात करें तो इट प्रोवाइड ए मैलिशियस एक्टर विथ इनडायरेक्ट एक्सेस टू ए सिस्टम नेटवर्क। ये हमें एक तरह का मैलिशियस एक्टर प्रोवाइड करता है विथ इनडायरेक्ट एक्सेस टू ए सिस्टम। किसी सिस्टम पे बिना डायरेक्ट पहुंचे हम उस पे मैलिशियस एक्टर को हम दे सकते हैं। मैलिशियस एक्टर कहने का मतलब वायरस जो है, मतलब सिस्टम में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन सिक्योरिटी मेजर टेकन टू प्रोटेक्ट सिस्टम। तो हमें सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन
क्या क्या मेजर लेने चाहिए। तो पहला है फिजिकल। फिजिकल कहने का मतलब है द साइट कंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी फिजिकली सिक्योर अगेंस्ट आर्म एंड मैलिशियस इंट्रूडर। तो फिजिकली आपने सुना होगा कि आपने कोई पेन ड्राइव वगैरह, कोई भी ऐसी पेन ड्राइव जो अगर आप कहीं अपने सिस्टम पे लगाते हैं तो अचानक से आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, उसमें सारे डेटा करप्ट हो जाते हैं, जो स्क्रीन होता है ब्लिंक करने लगता है। तो वो यही चीज़ कर रहा है फिजिकली। कुछ भी चीज़ें जो भी हैं उसमें हमें नहीं करनी चाहिए, जो मतलब आपको लगता है कि ये हमारी पेन ड्राइव नहीं है या ये किसी पर्सन की पेन ड्राइव है या किसी आपका डेटा चुराने के मकसद से आपको वो दे रहा है, तो आपको वो यूज नहीं करना है। सेकंड है हमारा ह्यूमन। ह्यूमन में क्या है, ओनली अप्रोप्रिएट यूजर मस्ट हैव ऑथराइजेशन टू एक्सेस सिस्टम। हमें अपना सिस्टम कभी भी किसी दूसरे पर्सन को नहीं देना चाहिए। जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, हो सकता है उसने अपने काम करने के लिए आपसे वो मांगा हो, बट क्या पता उसमें कुछ ऐसा डेटा हो जो उससे उसका काम बन रहा हो और आपका बिगड़ रहा हो। क्या पता उस डेटा को और वो आपसे ले ले। सेकेंड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंटल और पर्पसफुल सिक्योरिटी ब्रीच। तो जो हमारा ओएस होता है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने आप को किसी भी तरह के अटैक से सेव कर सके। अगर ओएस की अगर आप बात करें तो जैसे कि अभी बताया आपका एंड्रॉयड का 12, 30, 40, ये सब हमारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम, तो नेटवर्किंग सिस्टम में होता क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन विच शेयर बिटवीन डिफरेंट सिस्टम वायर नेटवर्क। इसमें आपने देखा होगा कि अगर ये आपका लैब है तो यहाँ मान लेते हैं सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है, सिस्टम 4 है। ऐसे सारे सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह का नेटवर्क हमारा बन जाता है, जिससे कि अगर हम ये फाइल इस सिस्टम में भेजना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें चांसेस होता है कि अगर मान लेते हैं ये वाली फाइल इसे देना चाहते हैं और ये एक नेटवर्क ऐसे ऐसे सीरियल नेटवर्क बना हुआ है, तो इसमें ये होता है कि हाँ, ये जो बीच वाले जो कंप्यूटर होते हैं ये इसे एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसा सिस्टम नेटवर्क बनाना चाहिए जिसमें ये डायरेक्ट इससे एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कैसे कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट है हमारा इंस्टॉल फायरवेल। फायरवॉल की बात अगर करें तो आपने देखा होगा कि जैसे कि ये भी एक तरह का फायरवेल है जो कि बहुत फेमस है विंडोज 11 में, जो कि आपको सिस्टम के साथ मिलता ही मिलता है। ये ई स्कैन ये भी आता था पहले, क्योंकि हिल भी आपने देखा होगा। एवीजी का तो अभी एंड्रॉयड का भी आता है, और आपने कभी मोबाइल वगैरह में अपना और डाउनलोड किया होगा तो एवीजी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये एक तरह का फायरवॉल होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। अगर मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है, अ, मान लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम है और ये यहाँ पे हैकर है, तो अगर फायरवॉल एक तरह से बीच में वॉल का काम करता है जो कि सारी चीज़ को फ़िल्टर कर लेता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ हमारे सिस्टम में आती हैं, और जो लगता है कि जो मतलब मालवेयर है उसे आने नहीं देता है। सेकंड है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि इसमें होता क्या है कि ये सब सॉफ्टवेयर जो हमें ट्रोजन से, वायरस से बचाते हैं। अभी आपको बताया मैंने फायरवेल में, गाइस मैंने ये बता दिया आपको। फायरवेल में जैसे कि विंडोज़ का जो फायरवॉल होता है ये तो हमारे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है। तो सॉरी गाइस, आप इसे कंसीडर करिए, ये हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये सारे। और फायरवेल में हमारा विंडोज़ का फायरवेल होता है जो कि एक तरह से फ़िल्टर का काम करता है, कौन सी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो फ़िल्टर का काम करता है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर फायरवॉल फायरवेल के बाद भी अगर कोई ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं तो हमें प्रोटेक्ट करता है। ये सब सारे हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। और नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर में आप अगर देखेंगे तो ये एमसीकैफ का है, मालवेयर, बाइट है, सुपर एंटी स्पायर है, वास्ट है, अवीरा है, एबीजे भी बताया आपको एंड्रॉयड के लिए है। तो आप इन सबको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट होती हैं जो कि आपको प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन। यूज नेक्स्ट हमारा यूज कॉम्प्लेक्स एंड सिक्योर पासवर्ड। आप अभी तो फिलहाल आप कोई पासवर्ड रख सकते हैं। गूगल का भी एक आता है, गूगल सजेशन पासवर्ड, तो आप वो पासवर्ड रख सकते हैं जो कि सबसे अच्छा होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो आप अपना पासवर्ड कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। नेक्स्ट है हमारा चेक ऑन द सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द ब्राउज़र। तो आपको ब्राउज़र जैसे कि अगर अगर क्रोम में अगर आप जाएँ, तो वहाँ पे आपको अगर सेटिंग में जाएँगे, तो वहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको 3 तरह के प्रोटेक्शन मिल रहे होते हैं। एक स्टैंडर्ड मिल रहा होता है, एक एनहांस मिल रहा होता है और एक मीडियम लेवल का मिल रहा होता है। तो ये 3 तरह की सिक्योरिटी होते हैं जो कि खुद आपका ब्राउज़र आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जनरली जो हमारे ब्राउज़र होते हैं स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे होते हैं। आप चाहें तो उसको एनहांस मोड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के एडवांटेज क्या है तो हम देख लेते हैं। प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट वायरस, ये हमें वायरस से बचाते हैं, वार्म से, स्पाईवेयर से और अनवांटेड प्रोग्राम से। ये हमारे डेटा चोरी होने से बचाते हैं, हमें ये हैक होने से भी बचाते हैं और ये हमें मिनिमाइज कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैश, हमारा कंप्यूटर फ्रीज नहीं होता है या क्रैश नहीं होता है। फ्रीज कहने का मतलब है कि आपने कोई जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आपने सिस्टम ओपन करते हैं और आप माउस को राइट या क्लिक करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो होता है फ्रीज। ये हमें प्राइवेसी गिव प्राइवेसी टू यूजर, ये हमें प्राइवेसी देता है यूजर को। वो इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट है फायरवॉल कैन बी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर करेक्टली। तो फायरवॉल को, जो हमारा फायरवॉल होता है जभी हमने बताया आपको, ये फिल्टर का काम करता है। ये अगर ये इंटरनेट है और ये आपका सिस्टम है तो फायरवॉल एक फिल्टर का काम करता है। क्या क्या जो चीज़ें सिक्योर हैं वो इस चीज़ों को ही सिर्फ आने देता है, अनसिक्योर चीज़ों को वहीं से वापस कर देता है। तो इससे होता है फायरवॉल को डिफिकल्ट होती है कॉन्फ़िगर करने में और उसे जब फ़िल्टर करना होता है तो उसे करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हमारा मेक द सिस्टम स्लोअर। अगर ये सिस्टम को स्लो कर देता है क्योंकि जाहिर सी बात है जब फायरवॉल अगर फ़िल्टर करेगा तो इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि फ़िल्टर करने में समय लगेगा। नेक्स्ट है हमारा नीड टू कीप अपडेटिंग न्यू सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू कीप सिक्योरिटी अप टू डेट। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है गाइस, तो होता क्या है कि नए नए अटैक्स आते हैं तो वैसे वैसे सिस्टम को अपडेट किया जाता है। तो इस अपडेट में क्या होता है कि हमें बार बार सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। वही चीज़ ये लिख रहा है कि हमें सिस्टम को बार बार अपडेट करना पड़ता है, ये हमारा डिसएडवांटेज है। कुड बी कॉस्टली फॉर एवरेज यूजर। एवरेज यूजर के लिए कॉस्टली हो सकता है क्योंकि मान लेते हैं अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर यहाँ से इंस्टॉल किया हुआ, अगर इसी का अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ तो इसकी कुछ मंथली चार्जेज होते हैं, ईयरली भी चार्जेज होते हैं, तो ये चार्जेज महंगे पड़ते हैं, कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी पॉलिसी यूज्ड फॉर कंप्यूटर। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी है कि कंप्यूटर के लिए क्या क्या होने चाहिए। तो जनरल पॉलिसी में अगर आप देखें तो दिस इज द पॉलिसी विच डिफाइन द राइट ऑफ द स्टाफ एंड एक्सेस लेवल टू सिस्टम। ये हमें एक्सेस लेवल प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर ये कॉलेज का ये आप मान लेते हैं आपका एडमिन ब्लॉक है, तो एडमिन ब्लॉक के पास क्या होता है, एक्सेस होता है कि वो सारे स्टूडेंट का ईमेल आईडी, पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। तो ये होता है एसएस लेवल। तो ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो ये हाई लेवल हो गया और ये हमारा लो लेवल हो गया। तो ये वही चीज़ है, जनरल पॉलिसी यही है कि हम एसएस लेवल प्रोवाइड करते हैं। इट इज इंक्लूड इवन इन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एज ए प्रिवेंटिव मेजर इन केस देयर आर एनी डाइजेस्टर। तो ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में प्रिवेंट करते हैं। जहाँ पे एनी अगर कोई डाइजेस्टर होता है तो हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारे प्रिवेंट हो जाते हैं। जनरल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वर पॉलिसी। सर्वर पॉलिसी से ही पता चलता है कि हमारे एक तरह के सर्वर की पॉलिसी होती है
ये सर्वर हमारा डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें हम सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू देने वाले हैं किसी भी डिवाइस को। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल एक्सेस एंड कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी। तो इसमें होता है कि हम फायरवॉल को जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो फर्स्ट टाइम जो हमारा फायरवॉल होता है उसे एक पब्लिक नेटवर्क सेलेक्ट करता है ऑटोमेटिक। पब्लिक नेटवर्क कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है यहाँ अनसिक्योर है, और वहीं अगर आप वहाँ जाएं तो प्राइवेट नेटवर्क अगर आप मैन्युअली करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है इंटरनेट से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये आपके घर का वाईफाई है और इस वाईफाई पे कोई दूसरा अनऑथराइज यूजर अटैच नहीं है, मतलब इसे यूज नहीं कर रहा, इसलिए आप सेफ हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है फायरवॉल का। और बैकअप पॉलिसी की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि वन ड्राइव वगैरह की पॉलिसी होती है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। तो ये सब पॉलिसी होती हैं जो कि आपको बैकअप प्रोवाइड कर रही होती हैं कि अगर आपका डेटा अगर लॉस हो जाता है तो वो डेटा की कॉपी हमारे पास रहती है। तो रैम सेवर अटैक की बात करें गाइस तो उसमें यही होता है कि आपका डेटा को जो हैकर होता है अपनी की से इंक्रिप्ट कर लेता है, जिससे कि आप अपने डेटा को, अपने फोटो वीडियोस को यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये बैकअप पॉलिसी वही है। वीपीएन पॉलिसी की बात करें तो वीपीएन पॉलिसी में आपने देखा होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को जो कि आप आ, जो मतलब कि जो आपके कंट्री में अलाउ नहीं होती है, चाहे उसे इंटरनेट से उसे बैन किया हो गया होता है, तो आप अपना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अगर ये आपका सिस्टम है तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम आप बना लेते हैं, जिससे कि आपके जो भी आईपी एड्रेस वगैरह हैं, लोकेशन वगैरह, वो हाइड हो जाते हैं, जिससे कि आप उस वेबसाइट को ओपन कर पा रहे होते हैं। ये थी हमारी वीपीएन पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा द द बेल ला पडुला मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है गाइस, अगर आप इस फिगर से समझना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा टॉप लेवल सीक्रेट है वो नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है। नीचे की तरफ फ्लो करने का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ है कैन नॉट फ्लो डाउन लेस सिक्योर लेवल। ये हमारा लेस सिक्योर लेवल है, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो नीचे नहीं आ सकती है। मतलब कि अगर ये बॉब है हमारा तो वो उसे पढ़ नहीं सकता है, उसे रीड नहीं कर सकता है। और वैसे ही सिमिलरली ये हमारा सबसे लोएस्ट सिक्योर मॉडल है। तो इसमें क्या होता है कि ये नीचे वाला इसे पढ़ नहीं पाता है। तो यानी कि इस मॉडल से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सबसे अपर लेवल का, ये सबसे जो हमारा स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी है, वो नीचे लेवल को अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं दे रहा होता है। सिमिलरली ये उसके नीचे वाले को। नेक्स्ट है हमारा बीबा मॉडल। तो बीमा मॉडल में क्या होता है, हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये सबसे लो लेवल का जो मॉडल हो रहा है, सिक्योरिटी होती है, वो अपनी ऊपर वाली सिक्योरिटी को नहीं दे रहा होता है इंफॉर्मेशन। सिमिलरली ये वाली सबसे अपर वाले की क्यों, ये क्योंकि यहाँ इस मॉडल में यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन होता है कैन नॉट फ्लो अप टू मोर सिक्योर लेवल। मोर सिक्योर लेवल को हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से ये पर्सन जो बॉब है इस लेवल में है वो इसे पढ़ नहीं सकता है। सिमिलरली बॉब इस लेवल में इंफॉर्मेशन को राइट नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा द ब्रीवर एंड नस मॉडल। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हमारा एक तरह से ये अगर आप मान लेते हैं ये पेमेंट गेटवे है हमारा। पेमेंट गेटवे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज करती होंगी, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। इसमें क्या होता है कि अगर ये कंपनी है, अगर मान लेते हैं कि आपका ये कॉलेज है, कॉलेज का बैंक है, और ये आपका पर्सनल बैंक है, तो अगर आप यहाँ से पैसे अगर कॉलेज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कॉलेज डायरेक्ट उसे पैसे को नहीं ले सकता है, उसे एक चैनल के थ्रू जाना पड़ता है जो कि होता है पेमेंट गेटवे। तो इसमें यही होता है कि डायरेक्ट वो पर्सन, ये ए पर्सन बी पर्सन को इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाता है, उसे सी पर्सन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस मॉडल में यही होता है गाइस।
तो नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट में क्या होता है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बीबा मॉडल। तो अभी हमने बताया आपको कि ये हमारा बीबा मॉडल था। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है एक लो लेवल से अप लेवल पे नहीं जा रही होती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी क्यों होता है, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन आपने अभी देखा कि लो लेवल से अपर लेवल पे नहीं जा रही होती, इसलिए सिंपल होता है। इट प्रोवाइड ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिसी दैट कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन नीड। ये हमें बहुत सारी पॉलिसी को प्रोवाइड करता है जो कि हम अपनी नीड के द्वारा हम रख सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि द मॉडल डज नथिंग टू इन्फोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे रही होती है, और ये हमें कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा होता है कि गारंटी नहीं कर रहा होता है कोई भी रिवोकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन, किसी भी ऑथोराइजेशन की गारंटी नहीं कर रहा होता है। तो ये था हमारा वीवा मॉडल। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला है हमारा इनसाइफरमेंट। इनसाइफरमेंट में क्या होता है कि ये हमारा एक तरह का एल्गोरिथम है जो कि परफॉर्म करता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बाय कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। तो ये अगर आप प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की बात करें तो ये एक तरह का हमारा क्रिप्टोग्राफी होता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेनोग्राफी आर यूज्ड फॉर इनसाइफरिंग। इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, और आप दोनों लोग इसे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं। ये पर्सन एक दोनों व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इसने हाय भेजा तो ये हाय इस पर्सन को यहाँ तक हाय जो पहुँच रहा है, तो ये बीच रास्ते में ये इंक्रिप्ट हो जाता है, इसे डिकोड कर दिया जाता है किसी लैंग्वेज में, एक तरह का हैश फंक्शन वगैरह यूज करके। तो यहाँ पे हो जाता है इंक्रिप्शन। तो यही चीज कह रहा है कि हमारा जो ये प्लेन टेक्स्ट है, ये जो हाई है हमारा प्लेन टेक्स्ट है, तो इसे हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। साइफर टेक्स्ट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि बीच में जो इंटरनेट में बहुत सारे लोग हैं, अगर वो आपके डेटा को ले भी लें तो वो पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था, आपने बी पर्सन को ए पर्सन को क्या भेजा था। अगर डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा इंटीग्रिटी में अभी हमने आपको बताया कि आपका जो डेटा है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। आपने जो भी फाइल वीडियो रखी हुई है जिस नाम से सेव किया है वो सेम एज इट इज होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा कि बहुत जगह, जैसे कि अभी आपने आपने अगर अपनी 10th या 12th की मार्कशीट को डिजी लॉकर पे अपलोड किया होगा, तो उसमें वहाँ क्या होता है एक डिजिटली साइन हो जाता है, वहाँ पे ऐसे साइन बनकर आ जाता है। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह को। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज में क्या होता है कि हम एक पार्टी को, जैसे अभी हमने बताया ए और बी को कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं मैसेज या कुछ भी, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम उसे एक ऑथेंटिकेशन के द्वारा हम उसे ऑथोराइज पर्सन मान रहे होते हैं। मान लेते हैं कि आप इनसे डेटा भेजा, तो जाहिर सी बात है व्हाट्सएप अपने एंड से एक इंक्रिप्शन मेथड एंड टू एंड यूज करता है, तो वहाँ पे वो ऑथराइज करता है अपने एल्गोरिथम से कि हमने ये बी जो मैसेज भेज रहा है ए के पास ही जा रहा है। ट्रैफिक पैडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फेक डेटा होता है कि हम अपने डेटा के साथ भेज देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने ये ए ही पर्सन है और बी पर्सन को कुछ भेज रहा है, तो यहाँ पे वो अगर एक्स वाई जेड भेज रहा है तो कुछ यहाँ पे 1 2 3 फेक डेटा भेज देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसे पता होता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं फेक हैं और बीच में ही हमारा ओरिजिनल डेटा है। ये एक तरह से डिकोडिंग करने का एक, पहले लोग ये ऐसे करते थे कि जो इंड यूजर होता था, मतलब कि हम जिसके पास ये मैसेज भेज रहे थे उसे पता होता था कि ये जो सामने वाला हमारा फ्रेंड हमें जो मैसेज भेज रहा है, तो वो ऐसे ही शुरू में कुछ फेक इंफॉर्मेशन देता है ताकि बीच में इंफॉर्मेशन अगर कोई चोरी कर ले
तो वो डेटा कोई पता ना कर पाए। राउटिंग कंट्रोल की बात करें तो राउटिंग कंट्रोल होता है कि हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली डिफरेंट अवेलेबल राउटर between sender and receiver to prevent opportunity from US dropping on a particular route। राउटिंग में जैसे कि आपने देखा होगा कि वाईफाई का जो राउटर होता है, वाईफाई का जो ये राउटर होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है, वो बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट हो सकता है। तो वो क्या करता है, जो इंटरनेट से जो पैकेट आ रहे होते हैं उसे एक अपनी सबसे बेस्ट एल्गोरिथम से सबको इक्वली ट्रांसफर कर रहा होता है डेटा को। तो वही चीज़ कह रहा है, राउटिंग जो होता है हमारा सबसे बेस्ट पाथ को यूज कर रहा होता है ताकि हम डेटा को अच्छे से सारे यूजर यूज कर सकें। नोटराइजेशन, नोटराइजेशन मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी होती है जो कंट्रोल कर रही होती है कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटी। ये एक थर्ड पार्टी, जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये दोनों मेटा के ही पार्ट हैं। तो ये क्या करता है, इनकी डेटा को स्टोर कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। तो पहला है ट्रेनिंग। A strong training program that is contextually appropriate for each position give staff member। यहाँ पे बस कहने का मतलब यही है कि हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक अच्छी ट्रेनिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी की सबको नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने डेटा को सिक्योर कर सके। नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड, हमें एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना चाहिए। अभी हमने बताया कि आप गूगल खुद सजेस्ट करता है एक अच्छा पासवर्ड, तो आप चाहें वो पासवर्ड रख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हमारा मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस की बात करें तो मेनी कंपनी हैव ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस पॉलिसी टू मैनेज ट्रैक द मोबाइल डिवाइस ब्रॉट इन बाय एम्प्लॉय। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि मोबाइल डिवाइस खुद का अपना मतलब बनाती हैं। जैसे कि जियो है, जियो अपना खुद का बनाता है। एप्पल तो है ही, बनाता है। सैमसंग भी तो अपनी खुद की बनाती है। तो ऐसी कंपनियां क्या होती हैं कि जो अपनी एम्प्लॉय का डेटा सिक्योर रखती हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट यूज। तो इंटरनेट यूज में क्या है कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप ऑफ इंटरनेट यूज कैन बी पुट आवर ऑर्गेनाइजेशन एट हायर साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो जितने भी तरह के इंटरनेट होंगे, हम जैसे मान लेते हैं हम किसी एयरटेल का यूज कर रहे होंगे, मान लेते किसी लोकल वाईफाई यूज कर रहे होंगे जियो का, तो जितने ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट का कनेक्शन होगा उतनी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया। हैकर कैन leverage सोशल मीडिया टू डिस्टर्ब malware एंड गेन एक्सेस टू यूजर अकाउंट। हैकर क्या करते हैं, जनरली आपके इंस्टा आईडी, आपके एफबी, जो भी आपने फोटो डाला है वहां से जाकर आपके सोशल मीडिया से जाकर आपकी बैंक डिटेल वगैरह को निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा सोशल मीडिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस वेरियस अटैक इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या क्या अटैक है। तो पहला है मालवेयर। अगर मालवेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं वायरस आता है मालवेयर में, वॉर्म आते हैं, ट्रोजन आता है, रैनसमवेयर आता है जो कि मैंने अभी बताया, वो आपकी डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है, आप अपने ही डेटा को ओपन नहीं कर पाते हैं। बॉट्स होते हैं बहुत तरह के, फिर स्पाईवेयर, रूट किट्स, ये सब क्या हैं, टाइप्स ऑफ मालवेयर हैं। तो डिफिनीशन देख लेते हैं। मालवेयर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, वायरस, अभी जो हमने बताया आपको। मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस की अगर बात करें तो ये हमारा एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में एक तरह का इन्फेक्टेड वायरस होता है। अगर आप यहाँ फिगर से देखना चाहें तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, जहाँ पे ये पीपीटी है, ये सब सारे वर्ड हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिखाया गया ये वायरस है जो कि इसे इन्फेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी फाइल होती हैं जिनका एक्सटेंशन डॉट ई होता है, जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, जो कि आप फाइल में जैसे स्टोर करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। बहुत सारे आपने प्रोग्राम रन किया होगा तो उनका डॉट ई एक्सटेंशन होती है फाइल की, तो वो तो हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो उससे हमारे सिस्टम को कोई भी मतलब खतरा नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फाइल हमने यहाँ बनाया डॉट ई का, और इसे अपने दोस्त को भेज दिया, अब उसके सिस्टम क्या हो गया, हैंग हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा
सिस्टम और बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर, इसमें क्या होता है कि बूट रिकॉर्ड वायरस अटैच टू द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे सिस्टम बूट जब हम कर रहे होते हैं तभी वायरस उस मतलब हमारे बूट डिवाइस से अटैच होता है, जिसकी वजह से जब हमारा सिस्टम ओपन हो रहा होता है तो पूरे सिस्टम में वो वायरस आ जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा ट्रोजन। ये सब सेम वायरस ही है, बस उनके थोड़े से टाइप थोड़े बदल गए, तो गाइस आप पढ़ लीजिएगा। ट्रोजन भी उसी तरह का होता है, ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि हाइड कर लेता है अपने आप को एंड हैज़ ए मैलिशियस फंक्शन। ये जैसे कि आप कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उस फाइल के साथ डाउनलोड हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आपने ये वीडियो फोटो डाउनलोड की, बट उसके साथ से ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है। और जैसे आप उसे ओपन कर रहे थे तो बैकग्राउंड में अपने एप्लीकेशन को रन कराने लगता है, सारे एप्लीकेशन पे अपने डेटा को कब्जा करने लगता है, तो ये हो गया ट्रोजन। लॉजिक बॉम्ब की बात करें तो ये एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि अपेंड हो जाता है किसी एप्लीकेशन में, और तब ट्रिगर होता है स्पेसिफिक अकरेंस पे। एक तरह से बम का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, जैसे कि आपने इसको एक बार जला दिया, ये तुरंत तो भड़कता नहीं है, कुछ समय के बाद से ट्रिगर होता है, अचानक से ही वो अपना काम दिखाने लगता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ इम्बेडेड इन ए सॉफ्टवेयर डेटिमेटेड प्रोग्राम, ये किसी एक सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड होता है और अपने आप को एक्सप्लोर करता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिविटी व्हेन ए सर्टेन कंडीशन जब उसे मिलती है कि हाँ अब सबसे ज़्यादा अटैक किया जाना चाहिए, इस समय मतलब यूजर का डेटा हम ले सकते हैं। तो वर्म क्या है, नेक्स्ट है हमारा वर्म डिफर फ्रॉम वायरस, ये वायरस से डिफर होता है। दे डू नॉट ए अटैच टू ए होस्ट फाइल, किसी होस्ट फाइल से अटैच नहीं होते हैं। दे आर बट दे आर सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम दैट प्रोपेगेट अक्रॉस नेटवर्क एंड कंप्यूटर, ये अपने आप से ही मतलब अटैच होते हैं। अटैच होने का मतलब है खुद अपने आप में मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप की जो भी मतलब इनका नंबर होता है बढ़ने लगता है, तो ये सिस्टम को स्लो करने लगते हैं जब इनके नंबर बढ़ने लगते हैं, और एक तरफ से आपका सिस्टम एक समय ऐसा होता है जब बंद ही हो जाता है। रैम से ड्रॉपर पढ़ लीजिएगा। ड्रॉपर वही है कि एक तरह से प्रोग्राम होता है जो कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक विक्टिम है हमारा, उसका डिवाइस इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पे जो ड्रॉपर है जब हम यहाँ से ये कम्युनिकेट कर रहा है अपने फायरबेस से, डेटाबेस से, और ये जब यहाँ से हमारा डाउनलोड हो जाता है किसी गिटहब रेपो वगैरह से, और जब डाउनलोड हो जाता है तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद से ये हमारे डेटाबेस को, हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करने लगता है। रैमसेमवेयर की बात करें, अभी हमने बताया आपको रैमसेमवेयर, ये एक तरह से वो क्या करता है कि ये हमारे डेटा वगैरह को हाइड कर देता है, हमारे ही फोटो वगैरह को, और हमें इसे इसकी की लेने के लिए, क्योंकि हमारा डेटा तो हैकर ने अपनी की से इनक्रिप्ट कर दिया है, अभी वो हैकर से अपनी डेटा को ओपन करने के लिए उसकी की लेनी होती है, जिसकी वजह से हैकर कुछ पैसे मांग रहा होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस डिनाइल हो जाती है, मतलब वो सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि यहाँ देखें आप, ये अटैकर है हमारा, और ये इसने क्या किया, इतने सारे कंप्यूटर को अपना स्लेब बना लिया है। तो जो विक्टिम है हमारा, वो इस सर्विस को यूज नहीं कर पा रहा है। ये मान लेते हैं विक्टिम का ये जो भी डिवाइस है इससे कनेक्शन या स्टोरेज है, यहाँ पर वो डेटा रखता है अपना, तो ये विक्टिम क्या है, इसे यूज नहीं कर पाता है क्योंकि अब ये डिवाइस इनके लिए काम कर रही है, अटैकर के लिए। नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन सर्वर साइड अटैक एंड इनसाइडर अटैक। तो सर्वर साइड में क्या होता है, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है तो हम थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सर्वर साइड अटैक आर लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम अटैकर, ये अटैकर से लॉन्च हो जाते हैं, जो कि हमारे सर्वर साइड से ही पता चलता है कि उस सर्वर से कहीं हमें डेटा अटैच हो रहे होते हैं, मतलब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं उस फाइल को। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो भी सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज को बीच कर देते हैं, और हमारे डेटा और एप्लीकेशन को प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जिससे ये क्या होता है कि हमारे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी इंस्टॉल हो जाती है, तो जब वल्नरेबिलिटी हो जाएगी हमारे सिस्टम में तो उनको एक लूप होल मिल जाता है। इनसाइडर अटैक की बात करें तो इनसाइडर अटैक में क्या होता है कि एक मेलिशियस अटैक होती है जो एग्जीक्यूट हो जाती है ऑन ए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम बाय ए पर्सन विथ अनऑथराइज्ड सिस्टम एक्सेस। ये अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही, मतलब इसमें जैसे कि वो चीज़ें जो भी वायरस है आ जाती हैं। इनसाइडर करने का मतलब है कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे लैब में कुछ
सिस्टम है जो कि एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो एक सिस्टम में जब इन्फेक्ट हो जाता है तो सारे सिस्टम हमारे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो वही इनसाइडर कोड आना है यहाँ पे। इनसाइडर मतलब अटैक्स हैं। अगर डिफरेंट बिटवीन एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक की बात करें, तो एक्टिव अटैक में क्या होता है कि जो हमारा ये चीज़ें, इसमें देख लेना पहला। अगर सिंपल चीज़ें समझे तो एक्टिव क्या होता है, ये चीज़ें हमें पता चल जाती है। पैसिव में क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कि कौन हमें स्टॉप कर रहा है। ऐसे समझे तो पहला क्या इसमें लिखा हुआ है, एक्टिव अटैक ट्राई टू चेंज द सिस्टम रिसोर्सेज और अफेक्ट देम ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन को, सिस्टम के ऑपरेशन को चेंज कर देता है। बट पैसिव अटैक में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपके सिस्टम को रीड करता है, वो राइट नहीं करता है आपके सिस्टम में, जिसकी वजह से आपको पता नहीं कर पता चलता है कि आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है, चाहे कोई आपको स्टॉप कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो जाती है क्योंकि यहाँ पे राइट भी होता है, यहाँ पे सिर्फ रीड होता है, जिसकी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बस वो अटैकर देख रहा होता है आप क्या करते हैं डेली, आप कौन सी वेबसाइट खोलते हैं, कौन से इंस्टा पे जाते हैं, कौन सी फेसबुक खोलते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह, बैंक वगैरह डिटेल को देख रहा होता है। हार्म टू सिस्टम, ये हमारे सिस्टम में ऑलवेज डैमेज पहुंचाते हैं, बल्कि ये हमें डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। थ्रेट की बात करें तो इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी यहाँ थ्रेट होती है, यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इंटीग्रिटी मतलब कि यहाँ पे आपके सिस्टम के साथ छेड़खानी हो जाती है, आपके डेटा के साथ, आपका सिस्टम का डेटा अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, यानी कि आपकी प्राइवेसी जो है अब वो प्राइवेट नहीं रह गया, क्योंकि उसे पता है ना आप अपने फ़ोन में क्या चला रहे हैं, क्या आप ओपन कर रहे हैं। अटैक अवेयरनेस, अगर अटैक अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, द एंटिटी विक्टिम गेट इन्फॉर्म अबाउट अटैक। यहाँ पे हमें पता चल जाता है क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ, हमारा सिस्टम हमें बिहेव सही से नहीं कर रहा होता है तो हमें पता चल जाता है, बल्कि यहाँ पे नहीं पता चलता है क्योंकि वो सिर्फ देख रहा होता है अटैकर कि आप क्या क्या करते हैं। टास्क परफॉर्म बाय अटैकर, तो अटैकर के जैसे कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ट्रांसमिशन इज कैप्चर बाय फिजिकली कंट्रोल्ड द पोर्शन ऑफ लाइन, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है फिजिकली कैप्चर किए जाते हैं कुछ पोर्शन ऑफ लाइन लिंक को, जैसे कि कुछ लिंक होते हैं जहाँ पे वो अटैकर उसे, आप कुछ भी लिंक पे क्लिक कर रहे होते हैं तो वो आपका इंफॉर्मेशन को वहाँ देख ले रहा होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें, अगर इसमें बात करें पैसों में, जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द ट्रांसमिशन, वो आपके, आप क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बस उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्शन हो जाता है, यहाँ प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटी। तो मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटी क्या कहने का मतलब है, वल्नरेबिलिटी आपको बताया ही कि कमियां क्या क्या होती हैं जो कि एक डेवलपर या कोई मतलब गलती हो जाती है उसके सिस्टम मतलब डेवलप करने में, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में, जहाँ पे एक लूप होल हो जाता है। तो पहला पॉइंट है, वल्नरेबिलिटी कंज्यूमर फेल टू अंडरस्टैंड देयर प्रेफरेंसेस एंड लैक देयर नॉलेज स्किल फ्रीडम टू एक्ट ऑन देम। जो वल्नरेबल कस्टमर होते हैं वो फेल हो कर जाते हैं समझने में कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी जो भी लैक ऑफ नॉलेज है, स्किल, फ्रीडम टू एक्ट ऑन देम, उन्हें कैसे एक्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है। लैक ऑफ नॉलेज होगा तभी तो आप अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन कोई लूप होल डाल रहे होंगे, आपने जानबूझ के नहीं किया, बट वो आपके गलती से, आपके उतना एक्सपीरियंस नहीं था, आपको नॉलेज नहीं था, इससे हो गया। तो ये चीज़ें वही है कि वल्नरेबिलिटी के बारे में, तो गाइस आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जीरो डे वल्नरेबिलिटी की बात करें तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी में क्या है, जीरो डे vulnerability is a computer software vulnerability that is known to or addressed by those who should be interested in mitigating the vulnerability including the vendor of target software। इसमें क्या है कि जीरो डे vulnerability में जो भी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो उसे अननोन होता है, अननोन होता है, अनएड्रेस होता है कि जो दोज हु शुड बी इंटरेस्टेड इन मिटिगेशन द वल्नरेबिलिटी, मतलब कि जो मतलब वेंडर जो होते हैं हमारे, अगर आपने सुना होगा स्टेक होल्डर और वेंडर के बारे में,
तो इसमें क्या होता है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी में जो हमारा टारगेट सॉफ्टवेयर होता है वो वेंडर होता है, मतलब हमारे जो भी स्टेक होल्डर होते हैं वो होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थ्योरी है गाइस, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं तभी कोशिश करूंगा आपको मैं ये चीज़ें समझा दूं। अगर इसी लाइन को अगर आप देखें, वंस द वेंडर लर्न ऑफ द वल्नरेबिलिटी द वेंडर विल यूजुअली क्रिएट पैचेस और एडवाइस वर्क अराउंड टू मिटिगेट इट। जब वेंडर वल्नरेबिलिटी को जान जाता है कि ये वल्नरेबिलिटी है, तो वो क्या कहता है, वो एक नया क्रिएट कर रहा होता है वल्नरेबिलिटी को। जैसे कि जो अटैकर होते हैं हमारे, जब हमें पता चल जाता है कि ये एक वल्नरेबिलिटी, अभी मतलब मान लेते हैं सिस्टम में, अगर मान लेते हैं कोई एक वल्नरेबिलिटी थी, कुछ कमियां थी, उसे हमने रिजॉल्व कर दिया गया है सिस्टम के द्वारा, तो वो क्या करता है, उसी में एक और वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर देता है। तो ये हमारी जीरो डे वल्नरेबिलिटी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा ही जाता है। नीरज 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 चेस। इसमें क्या था कि इसमें जो 404 डिजिटल इंडिया हैक पार्ट 1 था, तो इसमें क्या होता था कि जो हमारा 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 था, इसमें अटैकर क्या करता था, जो कि एक तरह का अट्रैक्टिव वीडियो विक्टिम को प्ले कर रहा होता था। तो विक्टिम वो अट्रैक्टिव वीडियो देखने में ही वो बिजी रहता था, जिसकी वजह से उसकी जीपीएस हिस्ट्री, उसकी फेसबुक, व्हाट्सएप, उसका सीवी नंबर, ये सब सारी चीज़ें हैकर को मिल जाती थी। और इसमें 3 तरह के मोस्टली कॉमनली हुए थे। पहला था वेब एप्लीकेशन अटैक, जहाँ पे आपके जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर पर एक तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन कर दिया जाता था। एक तरह का इसमें भी वायरस कह सकते हैं, एक तरह का मालवेयर है, जहाँ पे मतलब चीज़ों इनके डेटाबेस में, इंटरनेट से डेटाबेस में वेब ब्राउज़र के थ्रू वहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी, कुछ मालवेयर को डाल दिया जाता था, जिससे कि यूज़र अटैकर के जो भी मतलब वो होते थे, क्या कहते हैं, अटैकर के कह सकते हैं कि एक तरह से जो भी उसका डेटा होता था अटैकर ले लेता था, स्टील कर लेता था डेटा को, रैनसमवेयर अटैक से उसे एन्क्रिप्ट कर देता था। तो ये एक तरह का वेब एप्लीकेशन अटैक था, जहाँ पे अगर आप ऐसे समझें, यहाँ पे ब्राउज़र के थ्रू अटैक हो रहा था। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका नेटवर्क, जो भी हमारे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, आईटी, जैसे कि प्राइवेट की बात करें तो नेटवर्क में जियो आ गया, एयरटेल आ गया। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे बीएसएनएल आ गया। तो ऐसे इसमें क्या होता था कि इनके नेटवर्क में ही अटैक हो जाते थे। नेक्स्ट हमारा मोबाइल सिक्योरिटी अलर्ट। तो मोबाइल सिक्योरिटी में आपको पता ही चल रहा है, मोबाइल से यहाँ पे मोबाइल वगैरह जहाँ पे अटैक हो रहे होंगे, तो मोबाइल सिक्योरिटी अटैक थे। तो इसमें अभी आपने देखा कि एक वेब एप्लीकेशन अटैक था, नेटवर्क सिक्योरिटी था। वेब में क्या था, ब्राउजर अटैक। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या था कि जो कि मतलब हमारा जो भी ये टेलीकॉम कंपनी है, उनके नेटवर्क में अटैक हो जाता था। मोबाइल में बात करें तो जो भी मतलब मोबाइल है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मोबाइल्स में जैसे कि वन प्लस, एप्पल तो बहुत सिक्योर है, बोल के बहुत सारे एंड्रॉयड हैं, क्योंकि डेटा, जैसे कि सैमसंग है, डेटा वो अपनी कंपनियों को दे रहा होता है, दूसरों को बांट रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी जो सैमसंग कंपनी थी, या जो भी मतलब हमारी जो भी कंपनियां हैं, उनके जो मोबाइल फ़ोन है, तो उनके में वल्नरेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो ये यूज़र का डेटा शेयर कर रहे होते हैं। तो जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो उनकी डेटा लेकर यूज़र की मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, तो उनके पास बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि उनके मोबाइल को यूज़र के अटैक कर सके। तो ये यही है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल हाईजैकिंग। तो कंट्रोल हाईजैकिंग होता क्या है, जनरली ये 3 तरह के हैं, बफर, इंटीजर, फॉर्मेट। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ये तीनों डिस्कस कर रहे होंगे हम। Hijacking is a type of network security attack in which the attacker take control of communication. Hijacking में क्या होता है कि अटैकर हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी पे अटैक करता है और पूरा कंट्रोल कर लेता है हमारे कम्युनिकेशन का। इन हाईजैकिंग आल्सो नोन एज मैन इन मिडल। ये हमारा मैन इन मिडल होता है, जिसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये हमारा यूजर है,
और ये हमारा अटैकर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अटैकर यूजर के, ये यूजर का सिस्टम है और ये हमारा यूजर है, ये हमारा अटैकर है। तो यूजर इस सिस्टम को यूज नहीं कर पाता है, वो सिर्फ देख रहा होता है, जो भी काम वो कर रहा होता है वो अटैकर कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैन इन मिडल, यानी कि मैन यहाँ बीच में है और जो अटैकर है वो अपना काम कर रहा है, उसका डेटा यूजर से ले रहा है। तो इसमें 3 तरह का होता है, बफर ओवरफ्लो, नेक्स्ट है इंटीजर फ्लो और उसके बाद से फॉर्मेट ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर एक कोई, मान लेते हैं इन टाइप का कोई एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन टाइप की कोई एक ब्लॉक है जो कि हमारा 4 बाइट स्टोर करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें जो डेटा हम 4 बाइट का इसमें रख रहे होते हैं, हम उससे ज़्यादा 6 बाइट का स्टोर कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल डेटा इसमें होनी चाहिए वो डेटा ना होकर इसका फ़ायदा लेकर अटैकर क्या करता है, इसमें अपने डेटा को भी वो इंसर्ट कर देता है। तो ऐसे में हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि हमने तो इसमें डेटा 6 बाइट का रखा हुआ है और ये डेटा रखता है 4 बाइट का। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अटैकर भी इसमें अपना डेटा डाल देता है। तो ऐसे में जो अटैकर का डेटा होता है इससे मिक्स हो जाता है और यूज़र को लगता है कि वो उसका डेटा है। तो इसमें यही होता है कि अटैकर का भी डेटा उसके सिस्टम में आ जाता है। तो ये था हमारा बफर ओवरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो की बात करें तो इंटीजर ओवरफ्लो में भी सेम यही चीज़ होती है, जहाँ पे अभी हमने बताया ये एक तरह का इंटीजर था। ब तो वैसे ही इंटीजर में भी सेम वही चीज़ें, वहाँ पे इंटीजर में चीज़ें हम जहाँ स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा इंट मीन होता है, इंट मीन, इंट मैक्स। तो इसमें क्या होता है, इसकी एक रेंज डिसाइड होती है, उससे ऊपर अगर आप डेटा रखते हैं तो वो डेटा ओवरफ्लो कर जाता है। तो उसमें भी सेम यही चीज़ है कि इंटीजर में आपने डेटा रखा, बफर में मैंने एग्जांपल इंटीजर का ले लिया, आप दे सकते हैं बफर में, जैसे कि हीप मेमोरी वगैरह होती है। हीप मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे एक मेमोरी बन जाती है मेन प्रोग्राम के बाद। फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करें तो उसमें होता है कि हमारा फॉर्मेट वो नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर हम यहाँ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कोई और टाइप का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, हम अपना फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं। ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी है हमारी। नेक्स्ट है बफर ओवरफ्लो अटैक, जो कि अभी हमने आपको बताया। बफर ओवरफ्लो अटैक सेम चीज़ है, यहाँ पे हीप बेस्ड होता है, अभी आपको बताया मैंने कि हीप में मेमोरी चली जाती है। स्टैक बेस्ड होता है, स्टैक अगर आपने पढ़ा होगा ऐसे होता है, जिसमें लीफो वर्क करता है। हीप हीप में जैसे कि अगर आपका ये प्रोग्राम है, ये मेन फंक्शन यहाँ है, तो एक यहाँ पे हीप मेमोरी बन जाती है। अगर आपने कोई फंक्शन अगर आपने बनाया होगा, कॉल वॉल किया हो, तो हीप में मतलब वो प्रोग्राम रन होता है, फिर उसके बाद से वो मेमोरी हमें डिलीट करनी पड़ती है। जनरली जो हम उसे डिलीट नहीं करते हैं तो हीप में वो चीज़ें एक स्पेस बन जाती है जिसका वो अटैकर यूज करता है, उसे एज ए वर्नेबिलिटी यूज करता है और वो उसे यूज करता है एज ए अटैक। तो चीज़ें वहीं लिखी हुई है, हीप बेस्ड अटैक, जो कि एक तरह का बफर ओवरफ्लो अटैक है। नेक्स्ट है हमारा कैसे हम इसे प्रिवेंट करेंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ दी हुई 3 चीज़ें। एड्रेस स्पेस रेंडमाइजेशन, हमें एक एड्रेस स्पेस रेंडमाइजेशन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम एड्रेस है जिस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं उसका हमें एक इंडेक्स देना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हम जो नेक्स्ट एड्रेस देने वाले हैं वो किस एड्रेस पे होने वाला है, मतलब हम अपने डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं और जो फालतू एड्रेस है हम उसे डिलीट कर दें। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है डेटा एजुकेशन प्रिवेंशन, जो भी हम डेटा एजुकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जो मेमोरी हमारी खाली हो जाती है एग्जीक्यूट करने के बाद से, तो हमें उस मेमोरी को डिलीट कर देना चाहिए। जैसे कि हमारा अभी बताया आपको ये मेन है, मेन प्रोग्राम है, तो जब मेमोरी जब फंक्शन कॉल होती है तो ऐसे बहुत सारे हीप में मेमोरी बनती जाती है। जैसे जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है ये खत्म हो जाता है हीप मेमोरी, बट अगर आप उसे मैनुअली डिलीट नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही एज इट इज रह जाता है। हमें आउटपुट तो मिल जाता है हमारे प्रोग्राम का, बट ये हीप मेमोरी बन जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल का काम करता है किसी भी अटैकर के लिए। स्ट्रक्चर एजुकेशन हैंडल ओवरराइड प्रोटेक्शन, इसमें क्या होता है कि इट हेल्प
to stop malicious code from attacking structure exception handling. इनबिल्ट सिस्टम फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन। इसमें इनबिल्ट हार्डवेयर होते हैं जो कि मैनेजिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन होते हैं जो बने होते हैं जो कि हमें अटैकर के मेलिशियस कोड से हमें बचाते हैं, हेल्प करते हैं, स्टॉप करते हैं उनके अटैक के मेलिशियस कोड को। नेक्स्ट हमारा इंटीजर ओवरफ्लो। अभी हमने बताया आपको इंटीजर ओवरफ्लो कैसे होता है कि ये इंटीजर था हमारा, हमने चाहा कि यहाँ पे हमारे 8 बाइट का डेटा है और हमने यहाँ 9 बाइट का डेटा स्टोर कर लिया। इससे क्या होता है कि इसमें ओवरफ्लो हो जाता है, ये कुछ जो एक्स्ट्रा 1 बाइट का जो डेटा था यहाँ पे वो ओवरफ्लो करने लगता है और हैकर क्या करता है उसी का फ़ायदा उठाकर वो भी अपना मेलिशियस कोड जो भी वर्म है जो भी वायरस है उसमें डाल देता है और हमें लगता है कि ये तो हमारा ही डेटा ओवरफ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कैसे इसे प्रिवेंट करेंगे, तो पहला है अवॉइडेंस। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हमें कभी ओवरफ्लो वाला काम करना ही नहीं है। हमें जितना स्पेस मिला है 4 बाइट का, हमें 4 बाइट ही स्टोर करना है। हैंडलिंग, इसमें क्या होता है, इट इज anticipated that overflow may occur, then test can be inserted into program to detect when it happen to do the other processing to imitate it। जैसे कि आपने अगर प्रोग्राम वैसे तो जावा में होता है, जावा के अगर आप बैकएंड वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ट्राई कैच का एक प्रोग्राम आप लिख रहे होंगे जो कि हमेशा लिख रहे होंगे ट्राई कैच। ट्राई में क्या होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन आए, कोई हैंडलिंग आए तो क्या करता है वो वहीं पे उसको एग्जीक्यूट करके उसको फिनिश कर देता है, जो कि यहाँ पे एरर को कैच करने के लिए यहाँ बना होता है। तो ट्राई में क्या होता है कि एक्सेप्शन को कैच करता है, देखता है कौन सा एक्सेप्शन है और कैच क्या करता है उसे हैंडल कर देता है। तो वो चीज़ यही लिखी हुई है कि आप ऐसा अगर कुछ होने वाला इंटीजर ओवरफ्लो तो आपका प्रोग्राम उसे कैच कर ले और उसको वहीं हैंडल कर ले। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या है, इफ वैल्यू इज टू लार्ज टू बी स्टोर इट कैन बी असाइंड ए स्पेशल वैल्यू इंडिकेटिंग दैट ओवरफ्लो हैज अकर्ड। तो इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ये था 4 बाइट का, और मान लीजिए आपने यहाँ कुछ स्टोर किया डेटा, तो हम मान लेते सिंबल, हम डॉलर या कोई भी सिंबल ऐसा बना लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि अब ये स्पेस भर चुकी है और यानी कि हमारे पास ओवरफ्लो होने की चांसेस है। तो ये सिंबल हमें बता देता है कि ओवरफ्लो होने से हमें सेव कर लेता है। ये वही चीज़ है जो कि इसमें ये अब देखा कैसे प्रिवेंट करना है ओवरफ्लो अटैक को, तो हम एक सिंबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। तो फॉर्मेट में यही चीज़ है कि हम अपना फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज एक्स है, परसेंटेज एक्स है, तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया प्रिंट एफ का, तो इससे भी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। हम जो प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो प्रिंट ना होकर कुछ और प्रिंट हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक। हम किसी हाईजैकिंग अटैक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर यहाँ देखें अभी हमने बताया कंट्रोल हाईजैकिंग के टाइप क्या क्या हैं, बफर, इंटीजर, फॉर्मेट। तो इसमें क्या होता है, अटैकर का गोल क्या होता है, ये क्या करता है आपके मशीन जो भी होता है टेक ओवर टारगेट मशीन, मशीन का पूरा टारगेट, मशीन को टारगेट बनाता है और उसका पूरा कंट्रोल वो रख लेता है। जनरली ये वेब सर्वर में होता है और ये एग्जीक्यूट करता है कोई एक तरह का आर्बिट्री कोड आपके मशीन में जो कि वो टारगेट है। हाईजैकिंग एप्लीकेशन कंट्रोल फ्लो, आपके कंट्रोल, आपके जो भी एप्लीकेशन है उनके कंट्रोल को हाईजैक करने के लिए। तो यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं हाईजैकिंग अटैक को। तो पहला प्लेटफॉर्म डिफेंसेस, जो आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो आपको डिफेंस दे रहा हो, आपकी मशीन आपको सपोर्ट कर रही हो, मतलब इतना स्ट्रांग हो। फिक्स द बग, जो भी बग है उसे आप फिक्स कर दीजिए। मार्किंग मेमोरी एज नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब कि इसमें है कि जो भी मेमोरी यूज नहीं है उसे हमें हटा देना चाहिए, जो कि अभी हमने बताया कि प्रिवेंट अटैक कोड एग्जीक्यूट बाय मार्किंग स्टैक एंड हीप एज नॉन एग्जीक्यूटेबल, मतलब कि जो भी हमारे हीप में जो भी स्टैक में जो भी मेमोरी बनी होती है हम प्रोग्राम रन तो कर देते हैं बट उसे हम डिलीट करना भूल जाते हैं, तो उसी का फायदा वो उठा लेता है अटैकर। तो हमें क्या करना है, उसे मार के नॉन एग्जीक्यूट कर देना है, डिलीट कर देना है। रन टाइम डिफेंस, तो इसमें क्या है कि इन रन टाइम डिफेंस वी टेस्ट फॉर स्टैक इंटीग्रिटी, हम स्टैक इंटीग्रिटी को
देख रहे होते हैं। हमारी जो भी स्टैक की इंटीग्रिटी है, हमारे जो भी उसमें डेटा है उसकी इंटीग्रिटी मतलब उसमें कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है। तो वो चीज़ यही है रन टाइम स्टैक में। यहाँ पे क्या है रैंडम कैनरी। रैंडम मेमोरी में क्या है, इन रैंडम कैनरी रैंडम स्ट्रिंग इज चूजन एट प्रोग्राम स्टार्टअप। कुछ रैंडम स्ट्रिंग प्रोग्राम के शुरू होते ही चूज कर लिए जाते हैं। इंसर्ट कैनरी स्ट्रिंग इनटू एवरी स्टैक फ्रेम। हम सारे अपने स्टैक जो भी प्रोग्राम के अगर रन हो रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है स्टैक होंगे, तो उसमें हम सारे स्ट्रिंग को उसमें इंसर्ट कर देते हैं। वेरीफाई कैनरी बिफोर रिटर्निंग टू अ फंक्शन। जब हम फंक्शन से रिटर्न कर रहे होते हैं तो हम दोबारा चेक करते हैं क्या हमारे जो भी उसमें स्ट्रिंग है उसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ है यानी कि हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। टर्मिनेटर कैनरी में क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन विल नॉट कॉपी बियॉन्ड टर्मिनेटर। जो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है वो कॉपी नहीं होगा हमारे टर्मिनेटर के बियॉन्ड। जिससे मतलब जो भी हमारा टर्मिनेटर हो रहा है, जो भी प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, जो भी फंक्शन हमारा, तो वहाँ पे वो कॉपी नहीं होगा। इससे क्या होगा, अटैकर कैन नॉट यूज स्ट्रिंग फंक्शन टू करप्ट स्टैक। इससे हमारा अटैकर उसे अ, हमारे स्टैक जो भी हमारे स्टैक मेमोरी है उसे करप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रिंग कॉपी नहीं हो रहा है। तो अटैकर भी कॉपी नहीं कर पाएगा। हीप प्रोटेक्शन की बात है, अभी हमने बताया आपको हीप प्रोटेक्शन की बात कि जब हम मेमोरी प्रोग्राम रन करते हैं तो हीप में कुछ मेमोरी हमारी बच जाती है, हम उसे डिलीट करना भूल जाते हैं। हम हीप प्रोटेक्शन करना चाहिए, मेमोरी को एफिशिएंटली डिलीट कर देना चाहिए जो मेमोरी हमारी यूज में नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट है हमारा हीप स्प्रेड अटैक विथ टेक्निक। हीप स्टैक की बात करें, अभी हमने जो भी बताया कि स्टैक हीप, तो वही चीज़ है। हीप में जो अटैक होते हैं इसमें क्या है देखिए, और देखा जाए गाइस, ये भी मेमोरी हमारी, ये भी मेमोरी है, ये हमारे बिफोर है, ये हमारी आफ्टर है। इसमें क्या है कि देखिए हीप स्पेयरिंग जब हो रही है तो हमारे जो मेमोरी में जो ये स्पेस यहाँ खाली था, यहाँ पे एक तरह का सेल कोड आ गया। अटैकर ने क्या किया, इस यहाँ पे अपना एक सेल कोड डाल दिया, इसे कहते हैं हीप स्पेयरिंग। तो वो चीज़ यहाँ सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ पे हमारा ये स्टैक बना हुआ है, ये किसी हीप मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। जैसे ये फंक्शन P1 1 2 3 फंक्शन है, ये अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। अगर हम इसे डिलीट नहीं कर पाते हैं तो इससे क्या होती है, एक मेमोरी स्पेस वहाँ पे रह जाती है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस यहाँ पे रह गई थी, तो अटैकर ने यहाँ इसका यूज करके अपना यहाँ पे कोड डाल दिया, जो भी इसका सेल कोड था। इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम में वर्नेबिलिटी आ जाती है और अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये यही चीज़ है हीप स्प्रे। आप देख सकते हैं यहाँ फ्री ब्लॉक है, फ्री ब्लॉक वही जो मैंने बताया कि जो स्पेस खाली हो जाते हैं तो वहाँ पे अटैकर अपनी डेटा को डाल रहा होता है। तो ऐसे में गाइस हमारा यूनिट 1 होता है कंप्लीट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अच्छे से समझा दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।